तो अभी तक हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था डेसिमल वगैरह, ठीक है। अब हम लोग सेकंड से पढ़ेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो होता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति, ठीक है। क्या होता है? त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में सबसे पहले चतुर्थांश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चतुर्थांश, ठीक है। चतुर्थांश को कक्षा 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अगर ध्यान देते हैं तो कक्षा 9 में चतुर्थांश था, ठीक है, जिसको कोऑर्डिनेट कहते हैं या चतुर्थांश कहते हैं, ठीक। चतुर्थांश को देखते हैं, ठीक। अब चतुर्थांश में कितने चतुर्थांश होते हैं? यहां पे दिखाई दे रहा है, कितने होते हैं? 4। ये होता है पहला, ये होता है दूसरा, ये होता है तीसरा और ये होता है चौथा। इसको जो है एक्स एक्सिस कहते हैं और इसको जो है वाई एक्सिस कहते हैं। ऊपर की ओर क्या होता है? धनात्मक, और नीचे की ओर ऋणात्मक होता है जिसको वाई डैश कहते हैं। ये एक्स होता है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक्स डैश होता है जो कि ये ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब चतुर्थांश की बात करें तो ये जो होता है ये कितने अंश का है? 90 डिग्री का है। इसी तरह यहाँ पे भी 90 होगा। अगर इसको देखेंगे तो ये टोटल कितना हुआ? 180 का हुआ। उसी तरह अगर इसको देखेंगे तो ये कितने का होता है? 270 का। और उसी तरह ये इसको देखेंगे तो कितने का होता है? ये 360 का। और कुल मिला के एक वृत्त बनता है, और एक वृत्त हम जानते हैं एक वृत्त कितने अंश का होता है? 360 अंश का होता है। इतना सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे केवल हमें ध्यान देना है, कभी कभी आ जाता है साइन थीटा में और कॉस थीटा और टेन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में 3 मुख्य हैं, ठीक है। त्रि का मतलब जानते ही हो, त्रि का मतलब क्या होता है? 3, ठीक है। कोण मतलब ये थीटा होता है, ठीक है, जो कि डिग्री में होता है, चाहे 10 डिग्री हो, चाहे 20 डिग्री हो, चाहे 30 डिग्री हो, चाहे 45 डिग्री हो, चाहे जितना हो, ठीक है। 360 के ऊपर भी होता है, चाहे 1000 डिग्री हो, चाहे 2000 डिग्री सेल्सियस डिग्री हो, ठीक है, चाहे 2570 डिग्री हो, ये सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये कैसे होते हैं? बस 360 के बाद इसी तरह से बार बार गोल गोल घूमते रहते हैं, इसलिए ये डिग्री क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो यहां पे हम लोग 3 कोणों का संगम जो कि त्रिकोणमिति कहलाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टेन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा होता है, ठीक। साइन कॉस टेन। साइन का विपरीत क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। कॉस का विपरीत क्या होता है? सेक थीटा होता है। इसी तरह टेन के विपरीत क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक है। यहां हमें देखना है, कभी कभी देखो ये थीटा जो होता है साइन 90 प्लस थीटा, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। कभी कभी साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि हम लोगों ने कक्षा 10 में पढ़ा होगा साइन की जो डिग्री की वैल्यू होती है थीटा की, वो 0 से लेके 90 तक हम लोगों ने पढ़ा था, 0 से लेके 90 तक। लेकिन कभी कभी 90 के बाद 120 का आ गया, या 150 आ गया, या 180 आ गया, तब क्या करेंगे? इस अंश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें चतुर्थांश की मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग चतुर्थांश को देखेंगे, पहले इसी को समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चतुर्थांश में देखेंगे तो इसको क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दो तो ये क्या है? यहां से लेकर के यहां तक में कितने अंश के कोण होंगे? 90 अंश होंगे या फिर 90 से कम होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? 0 से लेकर 90 होगा, तो 90 माइनस थीटा हम कर देंगे, तो 90 से कम हो जाएंगे पूरे, ठीक है। अगर यहां पे हम देखें तो ये कितने अंश का होता है? टोटल 180 अंश का। तो इसमें 180 अंश माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक।
उसी तरह अगर 270 की बात करें तो यहाँ पे 270 है। अब इसके अंदर देखेंगे हम तो यहाँ से इसके ऊपर 180 शुरू होता है, 180 यहाँ तक रहता है, 180 इस सीधी लाइन तक। इसके बाद जैसे ही हम इस क्वाड्रेंट में आएंगे तीसरे वाले में, वैसे 181, 182 ऐसे होगा। और कहाँ तक जाएगा ये टोटल? 270 तक। तो 270 से क्या होगा? ये जो होगा हमेशा कम होगा ना, कम का मतलब माइनस। तो 270 से हम लोगों ने क्या किया? माइनस कर दिया। तो तीसरे चतुर्थांश में क्या होगा? 270 माइनस थीटा हो जाएगा। और चौथे में इसी तरह क्या होगा? अगर चौथे की बात करें तो चौथे में क्या होगा? कौन बताएगा? चौथे में क्या होगा? 360 माइनस थीटा। ये हो गया हमारा चौथा। ठीक है, ये इतना हो गया। अगर हम ध्यान दें कहीं कहीं जो होता है 90 प्लस थीटा हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? 90 प्लस थीटा। अगर 120 अंश की बात करें तो 120 अंश क्या होगा? 90 प्लस 30 मिला के क्या हो जाएगा? 120 अंश। तो 90 प्लस में आया। अब प्लस का कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो प्लस कैसे होगा? अगर ध्यान दे तो 90 प्लस कहां से शुरू होगा? दूसरे वाले से, क्योंकि पहले वाले में 90 से कम है। तो इसमें क्या होगा? 90 प्लस थीटा, यही होगा। उस तरह इसमें अगर देखें तो इसमें 180 के ऊपर है, तो 180 प्लस थीटा हुआ। मतलब 180 से ज्यादा और 270 से कम, दोनों हो गए इसी में। अगर इसमें बात करें तो क्या हो जाएगा? 270 प्लस थीटा। और इसी तरह अगर इसमें बात करें तो 360 प्लस थीटा। अब आगे बढ़ते जाएंगे तो ऐसे ऐसे होते चला जाएगा। 360 प्लस कर लेंगे, चाहे जितना होते जाएगा, ऐसे बार बार होते चला जाता है। ठीक है, तो बात तो ये हो गई हमारे अभी तक डिग्री सेल्सियस की या फिर अंश की। ठीक है, अब यहां पे एक चीज और देख लेते हैं। चतुर्थांश सबको समझ में आ गया? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, केवल यही 90 अंश याद रखना है। जैसे 90 डिग्री याद रहेगा तो 90 अगर इसके अंदर है तो 90 से कम होगा, और यहां अगर देखें तो 360 के ऊपर जा रहा है तो ये 360 प्लस होगा। यहाँ पे पहले में ये दोनों होंगे, 90 से कम और 360 से ज्यादा पहले में। और दूसरे में बात करें तो 180 अंश, इसको याद रखना है बस। एक सीधी रेखा पे 180 अंश होता है तो यहाँ होगा 180 अंश कौन? 90 प्लस 90 180। और 180 से यहाँ पे क्या होगा? इन दोनों के बीच में हमेशा 180 से कम होगा। ठीक, तो यहां से लेके यहां तक 90 से लेके 180 इनके बीच में क्या होगा? तो 180 से कम होगा। ऐसे याद रखेंगे तो चारों याद रहेगा। अब ये चारों का उपयोग कहां पे है उसको देखते हैं। तो चारों का उपयोग केवल इन्हीं 6 लोगों में होता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं, जैसे कि साइन। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? SINE, ये होता है साइन। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं साइन। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? ज्या ना। इसी तरह कोस होता है, इसको क्या कहते हैं? कोसाइन कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कोज्या। ठीक, और उसके बाद आता है टैन जेंट। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं शॉर्टकट में? टैन थीटा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्पर्शज्या। ये ठीक है। इसके विपरीत को हम लोग सभी जानते हैं, साइन का होता है कोसेक थीटा। कोज्या का, कॉस का क्या होता है? सेक थीटा। और टैन का क्या होता है? कॉट थीटा। इसी तरह अगर इसके मेन वर्ड की बात करें तो इसे कॉसेंट कहते हैं, इसको सेकेंड कहते हैं, इसको कॉटेंट कहते हैं। ठीक है, कोटेंट। लेकिन हम लोग केवल शॉर्टकट वाला यही याद रखते हैं क्योंकि हमें मैथ पढ़ना नहीं है, पढ़ना हमें फिजिक्स है। फिजिक्स में इतना बहुत है। ठीक, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं इन सब की। ठीक है, तो अगर यहां ध्यान दिया जाए, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, हमें निकालना है साइन पहले हम लोग अंश पढ़ लेते हैं, डिग्री से डिग्री। ठीक है,
डिग्री या फिर कोण, जिसकी मदद से आगे निकालना होगा। डिग्री में अगर ध्यान दें तो डिग्री में 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है और 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक, ये 4 डिग्रियां होती हैं, 5। इन पांचों डिग्रियों में हम साइन की, कॉस थीटा की और टेन थीटा, इनके मान को निकालते हैं। मतलब कॉस थीटा की जगह कॉस 0, टेन थीटा की जगह टेन 0 और चाहे कॉस 30 की वैल्यू निकाल लें, चाहे 45 की निकाल लें, चाहे 60 की, चाहे 90 की। और इसी से जो है हम इनको लगा के हम चतुर्थांश को देखेंगे। साइन थीटा अब 0, ठीक है। इसका एक छोटा सा आसान सा शॉर्टकट तरीका है जिसको हमें याद रखना है और उससे हम लोग मान निकाल सकते हैं। यहां देखते हैं, यहां पे हमें रखना है 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक गिनती लेनी है। सबको क्या करना है, 4 से भाग दे देना है, या 4 से हम डिवाइड कर देते हैं और सब में क्या करेंगे, वर्गमूल लगा देंगे ऐसे। अब अगर हम निकालते हैं तो 0 से अगर 4 को भाग देते हैं तो 0 ही होता है और 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 0। इस तरह साइन 0 का मान हमें क्या मिल गया, 0। 1/4 है तो 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 किसका होता है, 2 का। इस तरह हमें साइन 30 अंश का मान कितना मिल गया, 1/2। इसी तरह हम आते हैं इसमें तो 2 × 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल होता है 1 और 2 का होता है, नहीं निकलेगा तो इसे हम अंडर रूट में ही रख देते हैं, इसे √2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर इसको हम देखें तो 3 का होता है √3 और 4 का होता है 2। तो इस तरह साइन 60 अंश का मान मिल गया √3/2। इसका हम करेंगे तो 1 होगा और ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो यहां से हमें साइन 0 का मान, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान, साइन 60 अंश का मान और साइन 90 अंश का मान मिल गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉस का। कॉस के लिए क्या करना है, जो कॉस 90 का होता है वो कॉस 0 का होता है। इस तरह विपरीत करते चले आएंगे। √3/2 यहां पे लिख देंगे, 1/√2 यहां पे है, 1/√2 यहां पे है। याद रखना यही है, कॉस और साइन के 45 अंश का मान दोनों का क्या होता है, सेम होता है। जो 30 का होगा वो 60 का होगा, जो 60 का होगा वो 30 का होगा, ये इतना याद रखना है। यहां पे हो जाएगा 0। अब tan का निकालना है तो tan के लिए सबसे आसान तरीका है, tan थीटा का एक फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin अपॉन cos कर देंगे, sin 0 cos 1, 0/1 करेंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, 0। उसी तरह 1/2, 3/2 तो बटे में बटे पलट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा √3, ठीक। इसी तरह इसको करेंगे तो ऊपर और नीचे दोनों सेम है, क्या हो जाएगा 1, ये दोनों कट जाएगा ऐसे। इस तरह अगर इसको देखें तो ये 2 ऊपर जाएगा और 2 ऊपर और 2 नीचे, कट गया, बचा क्या, √3। तो यहां पे हम देखते हैं शायद थोड़ा गलत हो गया है, इसको हल कर लेते हैं। 1/2 ऊपर हो जाएगा 2/√3, 2 से 2 कट गया, बचा 1/√3। इस तरह इसका मान क्या आएगा, 1/√3। तो tan 30 अंश का मान कितना हुआ, 1/√3। tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान √3 और tan 90 का मान, जब 1/0 करेंगे तो हमेशा क्या होगा, 0 ही आते रहेगा। 0 का एक बार हम पढ़ेंगे तब भी 0 आएगा, 2 बार पढ़ेंगे तब भी 0 आएगा, 3 बार पढ़ेंगे तब भी 0 आएगा। इसका मतलब ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, या इसको हम निकाल नहीं सकते, इसलिए इसको इन्फिनिटी मान लेते हैं, ठीक है। ये निकाला नहीं जा सकता, इसलिए इसका मान हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है।
इसी तरह साइन का अगर हम निकाल लिए हैं, कॉस का निकाल लिए हैं, टेन का निकाल लिए हैं, सेक कोसेक कॉट का निकालना है तो जस्ट इसका विपरीत। अगर कोसेक का निकालना है तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला है, यहां पे हम लिख देते हैं, नोट कर लेना। साइन थीटा बराबर 1 अपान कोसेक थीटा, इसी तरह कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर यहीं अगर कोसेक की बात करें तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। इसी तरह अगर सेक की बात करें तो 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर सेक थीटा, और इसी तरह हम कॉट की बात करते हैं तो कॉट का हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब यहां पे हम लोगों ने साइन 0, 30, 45, 60, 90 सबका मान निकाल लिया है। अब हम आते हैं चतुर्थांश पे। चतुर्थांश पे जो हम लोगों ने 180, 90, 270, 180 ये सीखा है, ये कहाँ काम आएगा तो यहां देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। जैसे कि देखते हैं यहां पे साइन 120 अंश, इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो साइन 120 अंश का मान निकालने के लिए हम अगर इस पर थोड़ा गौर करते हैं, ये जो थीटा हमें दिया है इस थीटा की बात करते हैं, तो साइन 120 में 120, अब हम चाहे 180 माइनस करें या फिर 90 प्लस करें, यही दोनों होगा। 180 में से कुछ घटाएंगे तभी 20 होगा, मतलब कि अगर हम 180 माइनस कितना करते हैं 60 डिग्री करते हैं, तब हमें क्या मिलेगा, 180 माइनस करेंगे तब हमें जाके 120 मिलेगा। उसी तरह अगर 90 प्लस करते हैं तो 90 प्लस 30 करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, 120 मिलेगा। तो हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली बात केवल एक ये है कि जो मान होता है वो अलग अलग चतुर्थांश में सबका अलग अलग होता है। ठीक, जैसे देखेंगे, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, ए एस टी सी, ये याद रखना होगा। चलो यहां देखते हैं हम लोग, ए एस टी सी हमने लिखवाया है। ए एस टी सी का मतलब क्या होता है, इसको जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं। साइन थीटा जो होता है ये हमेशा चाहे 90 प्लस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, ऐसे समय में ये क्या होता है, बदल जाता है। चेंज की बात करते हैं तो जब भी 90 डिग्री होगा, याद रखना, जब भी 90 डिग्री या फिर 270 होगा तब मान बदलेगा। इन दोनों पे क्या होगा, मान बदलेगा। कौन सा मान बदलेगा, क्या चेंज होगा, ये हम लोग देखेंगे। जब जब 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा हो, इसी तरह 270 प्लस हो चाहे 270 माइनस हो, तब क्या होगा, मान बदलेगा। किसका मान बदलेगा, साइन थीटा जो होगा वो कॉस थीटा में हो जाएगा, कॉस थीटा जो है वो साइन थीटा में हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम लोग यहां पे ऐसे तीर लगा देते हैं इस तरह, साइन कॉस में, कॉस साइन में। इसका मतलब एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा है, तो 90 हो चाहे 270 हो, मान बदल जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। साइन का जो है कॉस में बदल जाएगा, और ये 90 हट के यहां पे जो थीटा हम लिखेंगे वो इसके साथ जुड़ जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं साइन 90 माइनस 30, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस, इसका मतलब हुआ साइन किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 30 कॉस
30 अंश। ठीक है, समझ में आया इतना? तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। थीटा की जगह पे ये जो लिखा हुआ है यही यहाँ पे थीटा की जगह पे आएगा। ठीक है, तो यहां पे हमने देख लिया साइन कॉस में बदलता है, इसी तरह tan थीटा जो होता है वो किस में बदलता है? कॉट थीटा में बदलता है, और कॉट थीटा किस में बदलेगा? tan थीटा में। इसी तरह सेक थीटा होता है वो बदलेगा कॉसेक में, और कॉसेक थीटा जो होगा, कॉसेक थीटा जो होगा वो सेक में बदलेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ए एस टी और सी पे। ए एस टी सी होता क्या है? ये एक शॉर्टकट तरीका है जो कि याद करना है। ठीक है, ए का मतलब होता है ऑल। क्या होता है? ऑल। ठीक है, तो ऑल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। आया सभी को समझ में? ऑल पॉजिटिव का मतलब है कि 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा में साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट जो भी बदलेगा, जैसे मान लो कि साइन कॉस में, टेन कॉट में या सेक कोसेक में, तो सबके सबके मान क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अगर इसी में हम लोग बात करें यस की, तो यस में क्या होता है? एस का मतलब, अगर यहां से ध्यान दो तो एस से साइन होता है। क्या होता है? साइन। तो इसमें साइन और साइन के साथ क्या है? कॉस है। तो साइन वाली जो चीजें हैं, ये साइन और कॉस, ये जो होगा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे? नेगेटिव। जैसे कि हम लोग देखते हैं यहां पे हम लोग tan थीटा, इसकी बात करते हैं tan थीटा की। तो tan अगर 180 माइनस थीटा है, tan 180 माइनस थीटा है, तो tan का जो होगा किस में बदलता है? हम लोग जानते हैं tan का किस में बदलता है? कॉट थीटा में। tan का किस में बदलेगा? कॉट में। लेकिन यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो ये कॉट क्या हो जाएगा? माइनस कॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कॉट। इसलिए यहाँ पे हमने s लिखा है। s का मतलब केवल साइन, और साइन और कॉस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव। जब भी 180 माइनस होगा वो क्या हो जाएगा? कॉट। ठीक है, tan किस में होगा? कॉट में। लेकिन 180 माइनस थीटा, यहां अगर ध्यान दो तो हमने क्या कहा था? 90 और 270 में मान बदलेगा। अगर 90 270 नहीं है तो क्या होगा? मान वही रहेगा। tan 180 है तो 180 में क्या होगा? tan ही रहेगा। क्या रहेगा? tan थीटा। याद रहेगा? जब जब 90 270 होगा तभी मान बदलेगा, नहीं तो जैसे है वही हम लिख देंगे। ठीक है, अब आते हैं टी पे। टी का मतलब tan और कॉट। तो यहां पे tan और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या होंगे? निगेटिव होंगे। क्या होंगे? निगेटिव। ठीक है, उसी तरह सी पे आते हैं। सी का मतलब हमारा ये हो गया सेक और कोसेक। ठीक है, यहां पे हम इसको आगे लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए। कोसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है, तो यहां पे होगा तो द्वितीय चतुर्थांश में तो साइन होगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तृतीय चतुर्थांश में टी है, टी का मतलब tan थीटा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। लास्ट में हमारा सी है, सी का मतलब कोसेक हुआ, कोसेक और सेक क्या होगा? पॉजिटिव, बाकी सब क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, अगर ये ए एस टी सी याद नहीं होता तो इसके लिए एकदम शॉर्टकट सा तरीका है, लिख देते हैं, लिख लो, याद रहेगा। ठीक है, ठीक। आए हो सूरज सर से ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट सीखने, तो ए से आए हो, एस से हमारा नाम हो गया, टी से ट्रिग्नोमेट्री। यहां पे हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट पढ़ने, ठीक है। अगर ये भी नहीं याद होता है तो और एक सिंपल सा है, आलू समोसा टिकिया चाट, ठीक है। बंद करो। तो ASTC मतलब समझ गए सब लोग। अब लोग हम आगे देखते हैं यहां पे, तो एक दो एग्जांपल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे साइन 120 अंश, साइन 150 अंश, इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। तो साइन 120 अंश का मतलब हुआ कि साइन 90 प्लस थीटा कर सकते हैं। साइन 90 प्लस थीटा, अगर 90 में हम 30 जोड़ देते हैं तो हमें मिल जाता है 120। इसी तरह इसका एक और हो सकता है, साइन 180 माइनस 180 में कितना माइनस करेंगे, 20 होगा 60। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था अगर 90 हो और 270 हो तो इनका मान क्या होता है, बदलता है। अगर इन दोनों के अलावा कुछ होता है तो उनका मान नहीं बदलता। तो हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा है, तो साइन का किस में बदलता है, कॉस में। तो साइन का हम बदल देते हैं कॉस में। यहां पे 30 अंश है तो यहां हम लिख देंगे 30 अंश। इसी तरह साइन का देखते हैं, साइन 180 माइनस 90, तो 180 में मान नहीं बदलता, ठीक। और 180 माइनस थीटा अगर देखें तो 180 माइनस थीटा ये होता है हमारे द्वितीय चतुर्थांश में होता है। उसी तरह 90 प्लस थीटा देखें तो 90 प्लस थीटा ये भी हमारे किस में होता है, द्वितीय चतुर्थांश में। और द्वितीय चतुर्थांश में हम लोगों ने ASTC से S देखा था। क्या देखा था, S। S मतलब साइन का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सबका नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो साइन जिसमें बदलेगा ये धनात्मक होगा तो cos 30 हो जाएगा। साइन जो है बदलेगा किसमें, तो साइन 180 है, बदलता नहीं है। साइन का हम क्या लिखेंगे, साइन ही लिखेंगे, साइन 60 डिग्री हो गया। और ये धनात्मक होता है तो धनात्मक हो गया। cos 30 अंश का मान हम लोग जानते हैं √3/2 होता है, और साइन 60 अंश का मान भी कितना होता है, √3/2। तो यहां से हमें 120 अंश का मान, साइन 120 अंश का मान मिल गया दो तरीकों से, कि एक √3/2 क्या हो गया, √3/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन 120। इसी तरह साइन 150 का है, ये आप लोग जल्दी से इसका मान कमेंट में बताइए। चलो यहां देखते हैं, कई सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। अब हम लोग फिर लगा के देखते हैं। यहाँ पे साइन 150 है, 150। 150 में हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं साइन में अगर हम 90 में अगर हम जोड़ते हैं 60 तो 150 हो जाएगा। इसी तरह साइन 180 में अगर हम 30 माइनस कर देते हैं तो 150 हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा अभी अभी हम लोगों ने लगाया था, ये कॉस में बदल जाता है और हो जाएगा कॉस 60 अंश। और साइन 180 का, साइन 180 में साइन बदलता नहीं है, साइन का साइन ही रह जाएगा। 180 है और 180 में दूसरे क्वाड्रेंट में है, और दूसरे में जो होता है धनात्मक होता है, इसलिए साइन पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं होगा। और यहाँ पे हो जाएगा 30 अंश। कॉस 60 अंश का मान अभी हम लोगों ने निकाला था 1/2, और साइन 30 अंश का मान भी होता है 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। यहां से हमें मिल गया साइन 150 अंश का मान 1/2। इस तरह हम लोग किसी भी संख्या का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ छोटे से फार्मूले, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि याद रखना है। तो यहां देखेंगे हम साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन कॉस का मान बता ही दिया था हमने, tan का बता देते हैं। tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये जस्ट इसका विपरीत होता है, ठीक है। इसी तरह
हम लोग देखेंगे साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। साइन ए प्लस की बात करें तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी की बात करें तो इसमें होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बाकी इन दोनों का फार्मूला आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग, ये आप लोग करके आइएगा होमवर्क में, कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे की ओर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ और फार्मूले हैं, दो छोटे छोटे, उसको हम देख लेते हैं। साइन 2 थीटा, इसकी वैल्यू होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसी तरह अगर हम साइन थीटा की बात करें तो इसका होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये हो गया हमारा साइन 2 थीटा का फार्मूला। इसी तरह कॉस थीटा का फार्मूला होता है, तो हम देखेंगे कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा का जो होता है इसके भी सेम फार्मूले होते हैं, 2 या 3 फार्मूले होते हैं। कॉस 2 थीटा की बात करें तो एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम किनारे खड़े हुए हैं। देन आगे की ओर देखते हैं, यहाँ पे इसमें एक और फार्मूला है जो कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक ये फार्मूला होता है जो कि ये भी कॉस 2 थीटा का ही होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और देखेंगे आगे की ओर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया है, एक फार्मूला और देख लेते हैं, -1 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये भी जो है कॉस 2 थीटा का ही फार्मूला। तो कॉस 2 थीटा का हमें 3 फार्मूला मिल गया, जो कि पहला है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तीसरा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये जो होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ पे हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला और बेसिक रूल्स जो थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलेंगे आगे की ओर और आज ही के लेक्चर में हम लोग सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं मैथमेटिकली फिजिक्स के, इन सभी को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और लाइक शेयर करना जरूर बिल्कुल ना भूलिएगा। अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करिए ताकि सभी तक ये सारे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए जो भी हेल्पफुल टिप्स हैं वो सारे उनको मिल सके। तो आगे की ओर हम लोग चलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग अब यहाँ देखेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात करें तो ये ही हमारे इस लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि अवकलन और समाकलन कहलाता है। तो हम लोग अवकलन और समाकलन के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम बात करें कलन की, तो कलन जो होता है ये 2 टाइप का होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें, तो इसमें हम देखते हैं कलन। ये जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वो अवकलन कहलाता है और दूसरा जो होता है वो समाकलन कहलाता है। बेसिकली हम लोग अवकलन में d/dx का यूज करते हैं और समाकलन में जो है dx का यूज किया जाता है। अगर अवकलन की बात करें तो अगर आप लोग अवकलन को अच्छी तरह से और बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ लेंगे तो समाकलन आप लोगों के लिए एकदम हलवा हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और समाकलन की अगर बात करें तो समाकलन जो होता है
हम अवकलन देखेंगे तो अवकलन जो है एक ही प्रकार का होता है, लेकिन समाकलन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक निश्चित समाकलन होता है और एक अनिश्चित समाकलन होता है। एक निश्चित समाकलन होता है और एक अनिश्चित समाकलन। तो हम लोग निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन दोनों के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं अवकलन पे। तो यहाँ पे हम लोग अवकलन देखते हैं। अवकलन के लिए एक बेसिक सा फार्मूला है जिसको हम लोग देख लेते हैं, जहां पे किसी भी संख्या का हमें अवकलन निकालना होता है, जैसे y बराबर x या फिर y बराबर एक्स स्क्वायर या फिर y बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, कोई एक पद दिया होगा जिसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए एक बेसिक सा फार्मूला होता है, x की पावर n जो होता है d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पे हम देखेंगे और समझेंगे। ये हमारा जो है ये फार्मूला होता है d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n। इसका मतलब अगर हम इसे पढ़ना चाहें तो हम देख सकते हैं ये x के सापेक्ष हो रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं x के सापेक्ष अवकलन। किसका अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है, तो x घात n का x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, इसलिए x घात n का x के सापेक्ष अवकलन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर ध्यान दें तो जो अवकलन हम करते हैं तो बेस में जो यहाँ पे होता है x, उसी का जो है हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जैसे कि अगर हमें t के सापेक्ष करना होगा तो इसको हम लिखेंगे d अपॉन डी टी। इसी तरह अगर v के सापेक्ष करना है तो हम लिखेंगे d अपॉन डी वी। जिसके सापेक्ष हमें करना होता है डिनोमिनेटर में हम उसी को लिखते हैं, चाहे वो v के सापेक्ष हो तो dv, t के हो तो dt, x हो तो dx। तो यहाँ पे हम देखेंगे y का हमें करना है अवकलन, तो y का जब हम अवकलन करेंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। y का जब भी हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। तो y का मतलब हुआ dy, y की जगह पे हमारा x है तो हम लिखेंगे d अपॉन dx x। यहां अगर ध्यान दे x का जब भी x के सापेक्ष होता है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अगर उसी संख्या के सापेक्ष या फिर हम कह सकते हैं उसी चर के सापेक्ष यहाँ पे हम देखेंगे तो x जो है हमारा अचर पद है, तो चर न कह के हम अचर कहते हैं, तो अचर पद है तो ये जो है ये चर पद ही है। x जो है हमारा क्या है, चर पद है। ठीक है, तो x के सापेक्ष अगर x से करेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 होगा। अगर y का हम y के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 ही होगा। कैसे होगा, फार्मूला के हिसाब से देखते हैं। तो अगर हम किसी भी संख्या पावर में जो होती है संख्याएं, उसका अगर हम देखें तो यहाँ हम देखते हैं n जो है हमें पूर्णांक संख्या दिखाती है, पूर्णांक संख्या दिखाती है। ठीक है, n जो है हमें क्या दिखाती है, पूर्णांक संख्या दिखाती है, और जो कि अचर पद होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता, और x जो होता है वो चर होता है जिसका मान बदलता रहता है। तो इसको अगर देखें तो d अपॉन डी एक्स, एक्स घात कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसका हम लोग अगर अवकलन करते हैं तो 1 आ जाता है आगे, फिर x की घात में 1 में से 1 क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो जब 1 में से 1 घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है यहाँ पे 1। और किसी की भी घात 0 बराबर 1, 1 गुणे 1 बराबर 1। इस तरह ये मान हमारा क्या आ गया, 1। तो इसी तरह ये 1 आया है। इसी तरह हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें दिया गया है y बराबर एक्स स्क्वायर, इसका हमें क्या करना है, अवकलन। अगर इसका हम अवकलन करते हैं तो dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स, किसका अवकलन होगा, एक्स स्क्वायर का। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, तो इसका जो होगा हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का अवकलन हम जानते हैं क्या होता है। तो किसी भी यहाँ पे चर पद के ऊपर अगर हम देखेंगे घात, तो घात क्या होती है, नीचे आ जाती है,
और घात के बाद जो घात होती है उसमें क्या होता है, एक घट जाता है। जब हम इसको करेंगे और हल करेंगे तो यहाँ पे 2 होगा और 2 में से घात एक घट जाएगी, बचेगा x की घात 1। एक हम ना लिख करके इसको हम लिख देते हैं 2x। इसी तरह अगर हम अवकलन करते हैं y बराबर x की घात 3 का, तो इसका भी क्या होगा, dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x क्यूब है और इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो 3 क्या होगा हमारा, ये बेस में आ जाएगा। बेस x पावर में कितनी है, 3 है, 3 में से एक घट जाएगा, बचेगा कितना, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका ये एक्स स्क्वायर का ये हो जाएगा 2x, एक्स क्यूब का होगा 3x स्क्वायर। अगर इसी तरह हम x की पावर 4 का करें तो 4 आगे हो जाएगा, x की घात में एक घट जाएगा। इसी तरह अगर x की घात 5 का करें तो क्या होगा, 5 आगे होगा, x की घात में एक घट जाएगा। ये हो गया हमारा अवकलन, जो कि एकदम साधारण था और किसी ये पहले फार्मूले से था। हम इसी में दूसरे फार्मूले से देखते हैं। तो दूसरा फार्मूला क्या, पहले फार्मूले को ही और विस्तार में देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं पहले, फिर दूसरे फार्मूले पे चलते हैं। पहले में अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर y बराबर अंडर रूट एक्स दिया हो, तो अंडर रूट एक्स का मतलब हम जानते हैं कि x की घात क्या होता है, ये 1/2 होता है। तो अगर हम अवकलन करते हैं तो इसका अगर हम अवकलन करें तो dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, x की घात 1/2। 1/2 जो होता है वो हमारा आगे हो जाता है, यहाँ पे x करेंगे और घात में क्या करेंगे, हम 1 घटा देंगे। जैसे ही घात में 1 हम घटाते हैं, देखेंगे 1/2 x घात में अगर हम घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -1/2। करेंगे ऐसे हल तो इसको ऐसे करते हैं 1/1, एलसीएम हो गया 2, यहाँ 1 -2, 2 में से 1 घटाएंगे -1/2। इसी तरह ये हमारा -1/2 हो गया। ये हमारा, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, 1/2 है, -2 होगा वो नीचे आ जाएगा और अंडर रूट में चला जाएगा, तो 1/2 रूट x, ये भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि इसको लिखने का तरीका यही होता है, 1/2 हो गया और x नीचे आएगा तो घात क्या हो जाएगी, 12 से प्लस हो जाएगी, और x घात 1/2 बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है ये, तो 1/2 और x घात 1/2 बराबर रूट x होता है। तो इसको हम इस तरह, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा y बराबर x घात 1/2। इसी तरह हम ऋण पूर्णांक भी ले लेते हैं और ऋण पूर्णांक से भी इसको कुछ हल कर लेते हैं। तो y बराबर अगर हमें दिया रहे x घात -1/3, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम करेंगे y बराबर, इसका अवकलन करते हैं dy अपॉन dx बराबर d अपॉन dx, x की पावर -1/3। ठीक है, करेंगे जब इसको आगे की ओर, तो आगे की ओर जब हल करेंगे तो यहाँ देखेंगे d अपॉन dx -1/3 आगे की ओर हो जाएगा, और x घात में जो है -1/3 है, इसमें 1 हम घटा देंगे। जैसे ही इसमें 1 हम घटाते हैं तो हम यहाँ पे हमें मिलता है 3 एकम 3, अब -3 और -1 हो जाएगा -4, तो x की घात -4/3, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो घात में क्या होता है, हमेशा -1 होता है। हम एक क्या करते हैं, घटाते हैं, और घात को हम क्या करते हैं, आगे लिख देते हैं। इसी तरह अगर कोई और हम देखते हैं तो ये जो है हम आप लोग को HW में देते हैं, आप लोग इसको होमवर्क करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। नंबर 1 हम दे रहे हैं, 3 क्वेश्चन देते हैं, तीनों क्वेश्चन को आप लोग को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा या अवकलन इसका क्या होगा। y बराबर x पावर 3/2, y बराबर x की पावर -7, y बराबर x की पावर, या फिर हम दे देते हैं यहाँ पे v बराबर x की पावर या v की पावर -4/2। इन सब का क्या करना है, ये सब अवकलन करना है और इसका अवकलन
आप लोग को होमवर्क में दिया गया है। इसका आप लोग कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा कि इन सब का क्या होगा। तो ये सारे 3 क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग के होमवर्क में है। अगर हम इसी फार्मूले से और कुछ देख लेते हैं, बेसिकली जब एक पद के अलावा कोई दूसरा पद दिया हो, जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे, पहले हम एक अचर पद की बात कर लेते हैं, नए पेज में आ जाते हैं, एक नए फार्मूले को देख लेते हैं, किसी दूसरे फार्मूले को देखेंगे यहाँ पे। तो सेकंड फार्मूला हमारा देखते हैं। सेकंड फार्मूला जो है वो है हमारा किसी भी अचर पद का, जैसे कि मान लो सी, अचर पद का हम लोग अवकलन करते हैं। तो सी जो है हमारी यहाँ पे कोई भी एक पूर्णांक संख्या होगी। अगर हम dy अपॉन डी एक्स बराबर सी, डी अपॉन डी एक्स सी करते हैं तो इसका मान हमेशा क्या आता है? शून्य आता है। क्या आता है? 0 आता है। इसका मान 0 हमेशा आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमें y बराबर 5 दिया है और इसका हमें अवकलन करना है। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर 5 डी अपॉन डी एक्स 5। किसी भी संख्या का अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो वो क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य। उसका मान हमेशा क्या आता है? शून्य आता है। यहीं पे अगर एक अचर पद के साथ एक चर पद दे दिया जाए तब क्या होगा? तब इसका अवकलन करेंगे हम, तो y बराबर डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी अपॉन डी एक्स 5x। 5 में हम देखेंगे तो ये 2 पद में, एक ये पद ये है, एक पद ये है, जिसमें एक पद में दोनों पद एक साथ मिले हुए हैं, एक पद ही कहलाएगा, लेकिन इसमें एक अचर पद है, एक चर पद है। तो ये जो अचर पद है इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं और इसको हम आगे लिख देते हैं। इसका अवकलन होगा नहीं, ये आगे आ जाएगा, फिर d अपॉन डी एक्स एक्स हो जाएगा। d अपॉन डी एक्स एक्स हमने पढ़ा था, अगर x का हम अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो इसका मान हमेशा क्या आता है? 1 आता है। तो यहाँ पे इसका अवकलन क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि हम देखते हैं y बराबर 3x स्क्वायर। अगर इसका हम अवकलन करते हैं तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3 डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 3 कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे x का x के सापेक्ष। तो इसका अगर हम अवकलन करते हैं तो यहाँ 3 पहले से ही है, ये 2 जो है हमारा क्या होता है? आगे की ओर आता है, तो 3 गुणे 2 हो गया, या हम मल्टीप्लाई लगा लेते हैं। फिर x घात में 1 घट जाएगी, बचेगा 2x। 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x अवकलन। ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, यहाँ पे हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं। अगर हमें कई पदों में दिया हो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, और इसका अवकलन करने के लिए कर दिया जाए कि y बराबर हमें x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दिया गया है और हमें अवकलन करना है। तो जब इसका अवकलन करना होगा तो यहाँ पे बहुत सारी संख्याओं को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बहुत अच्छे चैनल पे आए हुए हैं और वहां पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप देखेंगे यहाँ पे d अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या करेंगे? हम सबका अवकलन एक साथ करेंगे। जैसे d अपॉन डी एक्स वाई का हमें करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका हम लोग अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन करने के लिए हमें बस एक बात याद रखना है कि हमें सब में d अपॉन डी एक्स या सब में x के सापेक्ष अवकलन कराना होगा, प्लस d अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस d अपॉन डी एक्स 3x प्लस d अपॉन डी एक्स 4। ठीक है। अब आगे की ओर देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो x क्यूब का अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो 3 हमारा आगे हो जाता है और घात में 1 कम। इसी तरह इसका हम करते हैं तो 2 आगे आएगा और 2 पहले से ही है, तो 2 दूनी 4, x घात में 1 कम हो जाएगा, मतलब 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस d अपॉन डी एक्स 3 अगर देखें तो 3 जो है अचर पद है, इसको हम आगे लिख लेते हैं और हम कर देते हैं x का जो होगा 1 हो जाएगा, प्लस 4 का हो जाएगा हमारा 0। या फिर इसको करने का एक तरीका और है, यही चीज हमें फिर से मिलेगा, एक स्टेप हम और बढ़ा देते हैं इसमें। हम देखते हैं यहाँ पे हमें यही चीज फिर से मिलेगा, एक स्टेप और बढ़ाते हैं।
ताकि समझ में आ जाए सभी बच्चों को। तो यहाँ हम देखेंगे तो डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ देखेंगे 2 अचर पद है, 2 आगे ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, प्लस 3 अचर पद है, 3 आगे ले लेते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स हो जाएगा प्लस डी अपॉन डी एक्स 4। अब अगर हम देखें तो अब हम लोगों ने एकदम सही तरीके से पहुंच गए हैं। 3 आगे हो गया, एक्स में एक घटा 2 बचा, 2 ऐसे उतार लिए, 2 आगे आया तो 2 दूनी 4 एक्स हुआ, इसी तरह 3 हुआ, ये हमने लिखा एक्स का 1 होता है, इसका 0 हो गया, तो हमें मिलता है यहाँ पे ये इतना, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। तो हमने इतने बड़े एक बहुपद का आसानी से अवकलन कर लिया और ये हमारा अवकलन आ गया। तो घर पे अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखिए और इसके कई सारे क्वेश्चंस को आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से इसको सीख जाएंगे। इसमें एक क्वेश्चन हम देते हैं जिसमें y बराबर रूट एक्स प्लस 2 रूट 3 एक्स, या फिर हम लिख देते हैं 2 रूट एक्स प्लस 4 एक्स की पावर 1 अपॉन 2। इसका हम d अपॉन डी एक्स करेंगे या फिर हम इसका अवकलन करेंगे, और इसका अवकलन करके कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए ताकि हमें भी ये पता चले कि आप लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं और आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो अवकलन जो है हमारा 2-3 फॉर्मूला जो है हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं अगले फॉर्मूले की ओर और देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें y बराबर अगर e की पावर x दिया है तो y की घात में y में अगर e की पावर x दिया होता है तो इसका अवकलन जो होता है वो हमेशा यही रहता है। अगर हम d अपॉन डी एक्स ई की पावर x करेंगे तो हमेशा वो e की पावर x ही आता है। तो यही एक ऐसा पद है जिसमें क्या होता है उसका अवकलन वह खुद ही होता है। जैसे e की पावर x का अवकलन करेंगे तो e की पावर x ही होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं e की घात x की जगह कुछ और आ जाए, जैसे कि मान लो y बराबर e की पावर 3x दिया है, क्या दिया है 3x, तो 3x दिया है तो हम देखेंगे अगर इसका dy अपॉन dx करेंगे और e की पावर 3x का हम d अपॉन dx करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं d अपॉन dx e की पावर 3x, तो इसका अवकलन हम जानते हैं, तो इसका अवकलन जो होगा हमारा e की पावर x ही होगा, सॉरी e की पावर 3x होगा। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो जो 3x होता है उसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा हमें d अपॉन डी एक्स 3x, तो इसका अवकलन हमें आता है जो 3 आगे हो जाएगा e की पावर 3x, 3 आगे कर लेंगे हम d अपॉन डी एक्स x, x का अवकलन 1 होता है तो हमारा होगा 3 e की पावर 3x, ये हो जाएगा हमारा dy अपॉन dx। इसी तरह अगर घात में हम देखेंगे y बराबर e की पावर 5x हो या e की पावर 10x हो तो क्या होगा, एक बार जो है इसका अवकलन होता है और ये जो संख्या होती है ऊपर वो आगे की ओर आ जाती है। या फिर इसका अवकलन देखें तो 10 e की पावर 10x और यहाँ पे हो जाएगा ये आंसर, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 बार अवकलन करना होता है। इसका अगर हम पावर में देखेंगे तो पावर वाला पहले होगा फिर e की पावर x का होगा। इसी तरह जो है अगर यहाँ पे हम देखेंगे और कोई संख्याएं होती हैं, जैसे कि संख्याओं के अलावा अगर साइन थीटा, कॉस थीटा या फिर टेन थीटा ये सब होते हैं और इनका अवकलन करना होता है, तो इनका अवकलन भी इसी प्रकार होता है। y बराबर अगर साइन थीटा है तो dy अपॉन डी एक्स बराबर d अपॉन डी एक्स साइन थीटा। और हम देखेंगे तो साइन थीटा का जो अवकलन होता है वो कॉस थीटा होता है, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर कॉस थीटा। इसी तरह कॉस का और टेन का, कॉस का साइन होता है और टेन का सेक थीटा और टेन थीटा होता है। लेकिन अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे जो पढ़ा था ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल के लिए अगर y बराबर e की पावर x दिया है तब क्या होगा।
जब कभी a की पावर x दिया होता है तो ये जो होता है, अगर इसका हम अवकलन करते हैं dy अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ए की पावर x, तो इसका अवकलन जो होता है ये log में बदल जाता है। जो x होता है वो आगे आ जाता है और log a हो जाता है, और जब कुछ नहीं होता तो बेस में हम क्या रखते हैं, e रखते हैं। तो a की पावर x का अगर हम अवकलन करते हैं तो वो हमारे पास आता है x log e a। इसी तरह एक फार्मूला और है, d अपॉन y बराबर अगर 1 अपॉन x दिया हो तो इसका हो जाएगा y बराबर, एक मिनट, y बराबर 1 अपॉन x दिया हो तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -1, और इसका अवकलन हमें आता ही है। ठीक है, तो आगे की ओर हम लोग देखते हैं, तब तक के लिए आप लोग रेस्ट कर लीजिए, फिर देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं जैसे कि यहाँ पे y बराबर log x बेस e दिया हो और इसका हमें अवकलन करने के लिए कहा है, तो इसका अवकलन हम करेंगे तो ये भी बहुत आसान है, इसको हम देखते हैं। तो y का अगर हम अवकलन करते हैं d अपॉन डी एक्स, वाई का x सापेक्ष log का अवकलन करेंगे d अपॉन डी एक्स log x बेस e, तो इसका अगर हम जब भी अवकलन करते हैं तो ये 1 अपॉन x हो जाता है। देखेंगे तो ये 1 अपॉन x हो जाता है। तो यहां ध्यान देते हैं, अच्छा यहां देखते हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, सॉरी, देखते हैं। a की पावर x जो होता है, पहले a की पावर x फिर log a बेस e लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया अवकलन को, और यहाँ पे हमारा अवकलन पूरी तरह से समाप्त होता है। अब हम लोग आते हैं समाकलन पे और समाकलन को देखते हैं। तो समाकलन में हम लोग पढ़ने वाले हैं निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं समाकलन की ओर। तो आइए चलते हैं हम लोग समाकलन की ओर, या फिर हम कह सकते हैं इंटीग्रेशन की ओर। अगर हम लोग इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रेशन भी जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को इंटीग्रेशन पढ़ना है तो आप लोग डिफरेंशिएशन की बहुत 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 बेहतरीन तैयारी करिए, और जितना अच्छा से अच्छा हो सके। अगर आप लोगों ने अवकलन को पढ़ लिया है, जितना डीपली पढ़ लिया है अवकलन के बारे में, तो आप लोग को समाकलन जो है एकदम हवा हवा हो जाएगा। मतलब समाकलन जो है बहुत ही आसान है। अगर आप लोग को अवकलन आता है तो आप लोग समाकलन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग समाकलन की बात करते हैं और यहाँ पे आते हैं, हम लोग समाकलन को देखते हैं। समाकलन में जिस तरह हमने अवकलन के एक छोटे से फार्मूले को पढ़ा, उसी तरह हम लोग समाकलन के एक फार्मूले को देखते हैं। तो समाकलन में देखेंगे तो अगर हम किसी भी x की पावर n का समाकलन करते हैं, समाकलन में हम लोग dx लगाते हैं, x की पावर n dx, इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि समाकलन में क्या होता है, जो संख्या होती है उसके घात में एक जुड़ जाता है, और जो जोड़ा जाता है उसी से हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। ये जो है हमारा समाकलन हो जाता है। इस प्रकार से हमारा समाकलन होता है। तो अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और देखते हैं कि समाकलन x घात 3 dx, इसका अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या होगा, x के घात में एक जुड़ जाएगा, और जिससे हमने जोड़ा है उसी को हम क्या करेंगे, भाग में लिख देंगे। तो देखेंगे x की घात 4 हो गया और बटे में क्या हो गया, 4। ये हमारा इसका समाकलन हो जाता है। जो देखेंगे x की घात 3 का x की घात माइनस x की घात 4 बटे 4। इसी तरह चाहे घात धन पूर्णांक हो
चाहे ऋण पूर्णांक हो। इसको हम देखेंगे एक और एग्जांपल से। तो यहाँ देखते हैं समाकलन x घात माइनस 1/2 dx, या फिर हम देखते हैं समाकलन x अंडर रूट x dx। तो इनको अगर हम समाकलन करें तो हम देखेंगे x घात माइनस 1/2 में एक जुड़ गया और वही माइनस 1/2 में एक हम जोड़ लेते हैं। इसको अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पे हो जाता है x घात 1/2, x की घात 1/2, 2 एक नम 2, 2 में से 1 गए 1, 1/2 हो जाएगा। उसी तरह अगर इसको हम देखें तो 2 एक नम 2, 2 में से 1 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 में से 1 गए 1, 1/2। और इसको अगर हम लिखें बटे में पलट जाता है, बटे का बटा जब होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x की पावर 1/2। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो इसका भी बहुत आसान है, घात में बदल देते हैं इसको, 1/2 हो जाता है, dx हो जाता है। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो 1/x घात 1/2 धन 1 बटे 1/2 धन 1। यहाँ देखेंगे x घात 3/2 बटे 3/2, बटे का बटा होता है पलट जाता है, हम देखेंगे 2/3 x घात 3/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक समाकलन में एक नॉर्मल सा और छोटे से कुछ क्वेश्चंस किए। अगर आप लोग को ना समझ में आए तो आप लोग फिर से कमेंट करिए, आपको नए नए क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो ये तो बेसिक हो गया जो कि हमें जानना जरूरी है हमारे न्यूमेरिकल के लिए। फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ते हैं या केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, वहां पे ये सारे फॉर्मूलाज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, जो कि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और यही कैलकुलेशन जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग किसी भी सवाल को बहुत आसानी से या किसी भी डेरिवेशन को इन सब फॉर्मूले की वजह से यूज कर सके। तो अगर समाकलन की बात हम करें तो समाकलन जो है न्यूमेरिकल में तो बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन हम अगर किसी भी डेरिवेशन को करते हैं, किसी भी थ्योरी का डेरिवेशन होता है, उसको हम जब एक्सप्लेन करते हैं या फिर हम प्रूफ करते हैं, तो वहां पे हमें समाकलन का अत्यधिक उपयोग होता है, क्योंकि हम लोग समाकलन के उपयोग से ही कई सारे सूत्रों का या कई सारे फार्मूलों का जो है हम लोग सत्यापन करते हैं। इसलिए ये हमारे लिए काफी जरूरी है। तो आप लोग अवकलन और समाकलन ये तो पढ़ना बिल्कुल मत छोड़िए। आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो आगे की ओर हम चलते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हमें समाकलन करना है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लो हमने समाकलन किया dx का, डायरेक्ट हमने dx का समाकलन किया। अगर हमने समाकलन किया dx का, तो dx का जो होता है वो समाकलन जो होता है वो हमेशा क्या हो जाता है, x होता है। तो इसका समाकलन जो होता है x होता है। मतलब कि किसी भी चीज का अगर चाहे वो चाहे वहां चर पद हो या अचर पद या दोनों ना हो, अगर दोनों होंगे तो हम उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। अगर दोनों नहीं है या कुछ भी नहीं है, केवल dx है, हमें केवल समाकलन करना है, तो वहां पे हम क्या करेंगे, इसका समाकलन x हो जाएगा। और यहीं अगर समाकलन की बात करें, हमें 2x का अगर हमें समाकलन करना होगा, तो यहाँ हम देखेंगे जो अचर पद होते हैं उसको हम बाहर ले लेते हैं और बाकी जो चर पद होते हैं उसका हम समाकलन करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे 2x का हो जाएगा x की घात 2/2, यहाँ से कट जाएगा और हो जाएगा x² dx। x की घात 2 कैसे आया, तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, घात में एक जुड़ जाता है प्लस 2 हो जाता है, उसी से हम भाग देते हैं और ये 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या हमारा x²। तो हमने जो समाकलन किया यहाँ पे 2x का, वहां पे हो गया हमारा 2x का x²। तो यहाँ पे हम लोगों ने समाकलन देख लिया है और समाकलन में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। यहाँ पे अगर हम ध्यान देते हैं, इसमें कुछ और एग्जांपल जो कि आप लोग समाकलन के होमवर्क में करके आइएगा। यहाँ पे हम दे देते हैं समाकलन 5 dx, समाकलन 5x² dx। तो ये दो क्वेश्चन है जो आप लोग करके आइएगा, 5 dx और 5x² dx। इसको आप लोग जो है जल्दी से जल्दी
जरूर करिएगा और इसको कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम लोग समझ सकें कि आप हमारे साथ साथ बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा है। आप लोग जो है बहुत अच्छे से इस तरह अगर मेहनत करते रहेंगे तो आप बड़ी ही जल्दी से सब कुछ समझ जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट को। तो आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन बता दें कि जो है 10 तारीख से, जो कि आज है 10 दिसंबर, आज से जो है हमारी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो शाम 6 बजे लाइव जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग। हम शाम 6 बजे बायोलॉजी की क्लास लाइव लेकर आने वाले हैं, जिसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चंस होंगे, जिसको हम लोग यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं और काफ़ी डीपली पढ़ने वाले हैं। जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी अभी तक नहीं किए हैं और वो एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स तक भेजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। और शाम 6 बजे बिल्कुल मत भूलिएगा, शाम 6 बजे लाइव हम आप सबके साथ जुड़ने वाले हैं, जिसमें बायोलॉजी की क्लास होगी, जो कि 1 घंटे का लेक्चर होगा। तो हम लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और समाकलन में कुछ और चीजें देख लेते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने अवकलन में देखा था e की पावर x का अवकलन किया था, उसी तरह अगर हम समाकलन करते हैं e की घात x का, तो इसका भी जो होगा e की घात x ही होगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो इसका भी क्या होगा, यही होगा। इसी प्रकार अगर साइन x की बात करें तो साइन x का जो होता है, हम देखते हैं d अपॉन डी एक्स साइन x बराबर हम निकालते हैं तो d अपॉन डी एक्स साइन x का क्या होता है, cos x हो जाता है। तो यही अगर हम देखेंगे साइन x cos x, अगर ये है यहाँ पे dx यहाँ पे हमने भेज दिया तो यहाँ पे समाकलन लग गया, समाकलन cos x dx का क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे cos का साइन x हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखेंगे साइन x का, तो साइन का क्या हो जाता है, समाकलन साइन x dx, इसका हो जाएगा माइनस cos x। तो इस प्रकार से ये कुछ बेसिक थे जो कि हमारे समाकलन के थे। हम यहाँ पे देखेंगे जिस प्रकार से हम लोगों ने अवकलन किया था उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, समाकलन भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे की ओर देखते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में हम देखेंगे तो निश्चित समाकलन जो होता है ये भी बहुत ही नॉर्मल है और बहुत ही आसान तरीका है। तो अगर निश्चित समाकलन की बात करें तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे a से लेके b तक होता है, ठीक है, जिसमें लिमिट लगती है। निश्चित समाकलन में हम देखेंगे तो लिमिट लगाई जाती है। लिमिट जो है a से लेके b तक, 0 से लेके 1 तक या 0 से लेके 2 तक, इस प्रकार से किया जाता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम फंक्शन ऑफ x का dx करते हैं तो यहाँ पे x का अगर हम समाकलन करते हैं तो हम लोग जानते हैं x का समाकलन जो होता है वो फंक्शन ऑफ x dx होता है यहाँ पे a और b से। तो यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन ऑफ a माइनस फंक्शन ऑफ b, ये हमारा लिमिट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये इस प्रकार से होता है। यहाँ पे अगर देखें तो शायद कुछ मिस्टेक हो रही है, ध्यान देते हैं। जो समाकलन निश्चित समाकलन में जो ऊपर की ओर होता है 0 से लेके 1 तक या 0 से लेके 2 तक, तो जो ऊपर की ओर होता है उसको हम फर्स्टली लिखते हैं। तो यहाँ पे b हो जाएगा b माइनस। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग और देखते हैं, जैसे कि 0 से लेके 2 तक का एक्स स्क्वायर का dx हमें निकालना है। तो 0 से लेके 2 तक अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जब हम अवकलन करते हैं तो सॉरी इसका जब समाकलन करते हैं तो x की घात 3 बटे 3 हो जाता है, क्योंकि इसमें एक जुड़ जाएगा, बटे में वही जो जुड़ा हुआ होता है वो आ जाता है। अब यहाँ देखेंगे लिमिट जो लगी है वो तो 0 से लेके 2 तक की लगी है। इसको अगर और हल करते हैं हम तो यहाँ हम देखते हैं तो इसको इस प्रकार से हम लिखेंगे
तो x की जगह पे हम पहले 2 लिखेंगे, उसी घात हम 3 लिखेंगे, बटे में 3 होगा, माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह पे हम देखेंगे तो पहले 2 था तो हमने 2 रखा, अब 0 है तो यहाँ पे x की जगह पे हम 0 रखेंगे, 0 की घात 3 बटे 3। तो इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8 बटे 3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे की एक एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर हम देखें यहाँ पे तो समाकलन 1:2 x की पावर 3 dx। अगर हम इसकी बात करते हैं, इसका हम समाकलन करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे तो x की घात 4 बटे 4 और समाकलन जो होगा 1 से 2 तक। इसका लिमिट जो लगेगा वो 1 से लेके 2 तक। तो लिमिट हम इसी प्रकार से लगाएंगे, जिस प्रकार से यहाँ लिमिट दिया उस प्रकार से यहाँ लिमिट लगाएंगे। और यहाँ हम देखेंगे x की घात 4 की जगह पे पहले 2 रखा जाएगा तो 2 की घात 4 बटे 4। जहां पे x है, x की वैल्यू 2 एक बार, x की वैल्यू 1 एक बार रखा जाता है, ऋण करके x की घात 1 की घात 4 बटे 4। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमने वर्ग पढ़ा है, 2 की घात 4 मतलब होता है 16 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 बटे 4 माइनस 1 बटे 4, क्योंकि 1 की घात 4 बराबर 4 ही होता है, सॉरी 1 ही होता है, और यहाँ पे नीचे 4 हो गया। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 15 बटे 4। ये जो होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम निश्चित समाकलन को करते हैं। इसमें कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं और बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि 0 से लेके 2 तक, या फिर आप लोग जो भी कहेंगे वो रख दिया जाएगा, 0 से लेके 2 तक या 0 से लेके 1 तक, जो भी लिमिट हो, लिमिट तो हम कुछ भी रख सकते हैं, या फिर हमारे क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा 0 से लेके 1 तक अगर हम देखें। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत एग्जाम्पल देख लिए हैं तो घात को भी हम लोग बदल लेते हैं, घात को जो है वो ऋणात्मक कर लेते हैं, या फिर हम ऋण पूर्णांक ले लेते हैं। अगर ऋण पूर्णांक की बात करें तो x की घात -2 ले लेते हैं, -2 dx। जब इसको हम इसका समाकलन करेंगे तो x की घात 2 का हो जाएगा x की घात -1 बटे -1, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 0 की घात 1। कैसे हुआ देखते हैं, x की घात -2 का जब हम समाकलन करते हैं तो इसका होता है x की घात -2 प्लस 1 बटे -2 प्लस 1। बात करें तो ऊपर हो जाएगा -1 बटे, यहाँ पे हो जाएगा -1। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 बटे x माइनस में -x -1/x। तो इसको हम करते हैं इस प्रकार से, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, -1/x इसके पावर में, सॉरी लिमिट में 0 से लेके 1। अब लिमिट में अगर देखेंगे तो -1/x जगह के एक बार 1 रखते हैं, -1/x की जगह पे एक बार 0 रखते हैं, तो देखेंगे हम यहाँ पे इक्वल लगेगा, -1/1, यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 डिवाइड बाई 1 ये इन्फिनिटी हो जाएगा, या इनफाइनाइट हम कह सकते हैं। तो -1 माइनस इनफाइनाइट, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देन आगे की ओर देखते हैं और आगे की ओर चलते हैं, कुछ और लिमिट में हम देख लेते हैं। जैसे कि लिमिट में हम देखते हैं 0 से लेके π/2। अब 0 से लेके π/2 साइन x का करते हैं, साइन x dx। तो जब इसका करेंगे तो हम लोग जानते हैं साइन x का जो होता है वो cos x होता है। तो साइन x का हो जाएगा cos x 0 से लेके π/2। तो cos π/2 माइनस cos 0। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, cos π/2 मतलब 90 की वैल्यू होती है 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो यहां से हमें मिल जाएगा 1। तो इसी प्रकार से हम लोग अवकलन और समाकलन को
अच्छी तरीके से हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हम लोगों ने अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया था। अगर समाकलन की बात करें तो समाकलन में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो समाकलन में रूट वाला भी हम लोगों ने देख लिया, सारे कुछ हमने डिस्कस कर लिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो आई होप कि ये क्लास आप लोग के लिए बहुत अच्छी और नॉलेजेबल हुई होगी। तो जो भी अगर आप लोग को डाउट होता है तो आप लोग कमेंट जरूर करिए कि सर इस टॉपिक पे अगेन वीडियो बना दीजिए, ये टॉपिक सर छूट गया है या ये टॉपिक छूट गया है जो कि मैथ से रिलेटेड है और हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग आप लोग के लिए जरूर उस वीडियो को लाएंगे। बाकी जितनी भी क्लासेस चल रही है आप लोग लगातार उन सभी क्लासेस को लेते रहिए। तो कल से हम लोग अपने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। तो कल से बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे चैनल पे आना और सारे वीडियोस को देखिए। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया है तो प्रीवियस ईयर के जो हैं वो सारे क्वेश्चंस जो हैं हम सब आप लोग को करवाने वाले हैं। और इस सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने मैथ को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो ऊपर आइकॉन पे आप लोग क्लिक करिएगा, आप लोग को फर्स्ट जो है ये फर्स्ट लेक्चर इस वीडियो से रिलेटेड सेम एज जिसके पहले जो कुछ मैथ के छोटे छोटे और सिंपल से क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने किया था और कुछ डाउट्स थे उनको क्लियर किया था। तो आप लोग इसी तरह हमारे साथ बने रहिए चैनल में हमारे साथ और लगातार हमसे जुड़े रहिए और आप लोग 2025 के बोर्ड में बहुत अच्छे से मेहनत करिए ताकि आप लोग यूपी बोर्ड जरूर टॉप करें। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।